इजराइल में इस टाइम बड़ा बवाल मचा हुआ है। 7 जनवरी से लेकर अब तक 1 या 2 हजार नहीं बल्कि कई लाख लोग अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं। हाईवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसी सभी सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा लेबर फेडरेशन, लेबर यूनियन, हाईटेक इंडस्ट्री, एयरपोर्ट वर्कर्स सब के सब स्ट्राइक पर चले गए हैं। इस प्रोटेस्ट में इजराइल प्रेसिडेंट के साथ साथ पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ द लीगल प्रोफेशन, सिविल सर्वेंट्स, ऑफिसर्स एंड कमांडर्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज, मिलिट्री रिजर्विस्ट, वेपन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, इजराइल एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्टाफ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर एंड एकेडमिक्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स, हिस्टोरियंस सब के सब अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। एक लाइन में बोले तो इजरायली सिटीजन अपने ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नाकों से चने चबवा दिए हैं, उन्हें घुटनों पे ला दिया है। अब सवाल आता है कि ये इजरायली ऐसा कर क्यों रहे, ऐसा क्या हुआ कि लोग इतने वायलेंट हो गए। इजराइल में चल रहे इस भयंकर बवाल को समझने से पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में थोड़ा ऊपर जान लेते हैं। नेतन्याहू इजराइल के ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो लगातार इजराइल की सत्ता में बने हुए हैं। उन्हें डिफीट देने के लिए कोई दूसरा पॉलिटिशियन टिक ही नहीं पाया। नेतन्याहू पहली बार साल 1996 से 1999 तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, फिर दूसरी बार साल 2009 से लेकर 2021 तक इजराइल की सत्ता में बने रहे। अब इतने साल कोई सत्ता की मलाई खाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो उसके मुंह पर लग ही जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में नेतन्याहू पर फ्रॉड, विश्वासघात, रिश्वत लेना, कुछ अपने मिलियनियर दोस्तों से महंगे महंगे गिफ्ट लेना जैसे कई आरोप लगे। इसके जवाब में नेतन्याहू ने वही कहा जो सभी नेता कहते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, नेशन फर्स्ट, फलाना ढिमकाना। लेकिन इजराइल की पब्लिक जो पागल तो है नहीं, और साल 2021 के इलेक्शन में नेतन्याहू सत्ता से बाहर हुए और इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को इलेक्ट किया गया। लेकिन जिस तरह से नफ्ताली को पीएम बनाया गया वो अपने आप में एक मजेदार स्टोरी है। बस आप इतना जान लें कि नफ्ताली जिस कुर्सी पर बैठे थे उसके चारों पैर 4 अलग अलग लोगों के पास था। मतलब अगर एक डगमगाता तो नफ्ताली सीधे सत्ता से बाहर। अब ऐसे में इस तरह का अलायंस ज्यादा टिक नहीं पाया और नफ्ताली सत्ता से बाहर हो गए और एक बार फिर 29 दिसंबर 2022 को नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इतना कोई सत्ता में रहेगा तो जाहिर सी बात है अहंकार तो आ ही जाएगा। नेतन्याहू का दिमाग भी आसमान पे गया और उन्होंने अपने ऊपर लगे उस 2019 वाले करप्शन चार्जेस को खत्म करने के लिए एक बाईपास तरीका सोचा और वो तरीका था जुडिशियल रिफॉर्म। और यहीं से शुरू होती है एक्चुअल प्रॉब्लम। 4 जनवरी 2023 को नेतन्याहू गवर्नमेंट में नए अपॉइंटेड जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन इस जुडिशियल रिफॉर्म को अनाउंस करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर और गवर्नमेंट लीगल काउंसलर्स की पावर को कम करने की बात कही गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट में इजराइल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को बढ़ाने और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को पलट देने की पावर गवर्नमेंट को देने की बात कही गई। इस अनाउंसमेंट के बाद इजराइल में एक हवा तेजी से फैलना शुरू हुई कि इस रिफॉर्म से तो इजराइल की डेमोक्रेसी को खतरा है, बल्कि डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जब चाहेगी किसी भी जजमेंट को पलट देगी। अब इजराइल पब्लिक समझदार निकली और आने वाली 7 जनवरी को इस रिफॉर्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की घोषणा कर दी। जबकि हमारे देश में होता तो ये भाई साहब डेमोक्रेसी को ठेंगा दिखा के उसके फायदे बताते। 7 जनवरी 2023 को इजराइल के तेल अवीव सिटी के हबीबा स्क्वायर में पहला प्रोटेस्ट हुआ जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए। इसके अलावा इजराइल के हाइफा सिटी में छोटा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें करीब 200 लोग मौजूद थे। लेकिन यह प्रोटेस्ट यही थमा नहीं बल्कि वीकली प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एक हफ्ते बाद 14 जनवरी को सेम लोकेशन पर यानी हबीबा स्क्वायर में ही एक और प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इस बार लोगों की तादाद बढ़ के 20,000 से सीधे 80,000 हो गई। इसके अलावा इस दिन भी हाइफा और यरूशलेम में छोटी छोटी रैलियां हुई जिसमें 2500 से 3000 लोग शामिल हुए। फिर अगले हफ्ते यानी 21 जनवरी को एक और प्रोटेस्ट हुआ जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। लेकिन इस बार लोकेशन चेंज हुई जो कि हबीबा स्क्वायर ना होकर कपलान स्ट्रीट हो गई। अगला प्रोटेस्ट
28 जनवरी को हुआ, फिर एक हफ्ते बाद 4 जनवरी को लोग जमा हुए और फिर एक हफ्ते बाद 11 फरवरी को। लेकिन यहां से वीकली प्रोटेस्ट की चैन टूटती है। अगला प्रोटेस्ट एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि सिर्फ 2 दिन बाद यानी 13 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और अगला प्रोटेस्ट 18 फरवरी को। और इस दिन इजराइल के कई शहरों में नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च निकाला जाता है, जिसमें इजराइल की 1/4 पब्लिक रोड पर आ जाती है, जिसमें सिर्फ तेल अवीव में 1,35,000 लोगों ने मार्च निकाला था। 20 फरवरी को यरूशलेम में 1 लाख लोग जमा हुए और इसी दिन पीएम नेतन्याहू ने प्रोटेस्ट को लीड करने वालों को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, यह हमें सड़कों पर खून बहने और सिविल वॉर के लिए धमका रहे हैं। लेकिन उनके इस बातों का कोई असर नहीं हुआ और 25 फरवरी को प्रोटेस्ट में तेजी आई और तेल अवीव में पिछले प्रोटेस्ट के कंपैरिजन में और ज्यादा लोग आए और तादाद 1,35,000 से बढ़कर 1,60,000 हो गई। यहां से प्रोटेस्ट अब एक और करवट लेता है जो कि इजराइल के इतिहास में एक हिस्टोरिकल डे बनता है। 1 मार्च को नेशनल डे ऑफ डिसरप्शन डिक्लेयर किया जाता है और इस दिन प्रोटेस्टर्स आइलोन हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर स्टन ग्रेनेड, माउंटेन पुलिस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। नेतन्याहू और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर प्रोटेस्टर्स को अराजकतावादी कह देते हैं और उसी दिन एक और मजेदार इंसिडेंट होता है। शाम के वक्त कुछ लोगों ने नेतन्याहू की वाइफ सारा नेतन्याहू को तेल अवीव के एक सैलून में देखा और उन्हें 3 घंटे तक घेर लिया। हालांकि माउंटेड पुलिस उनकी सिक्योरिटी में मौजूद थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से निकाला गया। इतना कुछ हो रहा था, लेकिन नेतन्याहू अभी भी अपने जुडिशियल रिफॉर्म पर अड़े हुए थे। उनका एरोगेंस उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। 4 मार्च को फिर से प्रोटेस्ट हुआ और इस बार का स्केल बाकी सभी प्रोटेस्ट से काफी बड़ा था, लेकिन फिर से वही एरोगेंस सामने आया और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनका किसी से कोई माफी मांगने का इरादा नहीं, खास करके उनसे जो तेल अवीव में आग लगाना चाहते हैं। अब आता है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इस दिन को इजराइल वुमेन्स ने जुडिशियल रिफॉर्म के अगेंस्ट में हो रहे प्रोटेस्ट में एक अहम दिन बना दिया। इजराइल में करीब 70 लोकेशन पर 25,000 से ज्यादा औरतों ने लाल रंग की ह्यूमन चेन बना डाली। एक तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे और ऊपर से ये अजीब कारनामा। खैर, यहां तक भी नेतन्याहू अपनी बात पर ही अड़े हुए हैं। अब आता है 9 मार्च, इस दिन को नेशनल डे ऑफ रेजिस्टेंस डिक्लेयर किया जाता है और प्रोटेस्टर्स हाईवेज और समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें इजराइल की मेन हाईवे आइलोन को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। 11 मार्च को इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है, जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। देख रहे हो, यह है डेमोक्रेसी की अहमियत। खैर, तुम क्या समझोगे? आओ आगे देखते हैं। 16 मार्च को प्रोटेस्ट का स्केल और बढ़ता है, जिसमें नेवी के दिग्गज हाइफा पोर्ट पर जाने वाली कमर्शियल शिप्स के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च प्रोटेस्ट तेजी से आगे बढ़ता ही जाता है और फिर आता है 22 मार्च। इस दिन रिजर्विस्ट ग्रुप के करीब 100 से ज्यादा लोग इजराइल के झंडे और पैरा ट्रूप्स ब्रिगेड के झंडे लहराते हुए तेल अवीव के एक रोड को ब्लॉक कर देते हैं। रिजर्विस्ट इजराइल के उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो इजराइल आर्मी की मैंडेटरी सर्विस को पूरी कर चुके होते हैं। दरअसल इजराइल में एक कानून है जिसमें इजराइल के हर इंसान को मिलिट्री सर्विसेज देनी पड़ती है, जिसमें लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल के लिए मिलिट्री ज्वाइन करना होता है और इस पीरियड को पूरा करने वालों को रिजर्विस्ट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस दिन ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों लोगों को एक इवेंट में शामिल होना था, लेकिन नेतन्याहू खुद को इससे अलग कर लेते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर पैंडेमिक का बहाना बनाकर स्टेज छोड़कर चले जाते हैं। अब आता है 23 मार्च, यह दिन इजराइल के लिए और खास बन जाता है। इस दिन भी लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे। इसके अलावा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के वर्कर्स, रिटायर्ड वर्कर्स भी मैदान में आ गए और कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिसमें कुछ बातें कही गई जिसपे आपको भी सोचना चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी के बगैर कोई सिक्योरिटी नहीं, ये इंडिपेंडेंस का सेकेंड वॉर है और हम इजराइल के आयरन डोम है। इसके अलावा इसी दिन एक और काम हुआ जिसमें करीब 1500 ज्यादा इजरायली दादियों ने यह कहते हुए प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया कि वो लोकतंत्र की दादी हैं और वो इस जुडिशियल रिफॉर्म के खिलाफ तेल अवीव में जमा हो गई, जिसमें एक दादी ने स्पीच दी और कहा, ये स्टेट इस फैक्ट पर आधारित है कि हम सभी बहुत मेहनत करते हैं और हम सभी को पब्लिक गुड्स और एक अच्छी इकोनॉमी मिलती है। लेकिन अब क्या हुआ, जिसमें एक ग्रुप गाय को मौत के घाट उतार कर निचोड़ना चाहता है नींबू की तरह, तब तक जब तक कुछ ना बचे। हम इसे अलाउ नहीं करते। ये तो इजराइल की दादियों का जोश है जो खुद तो बूढ़ी हो गई लेकिन डेमोक्रेसी को कमजोर होने देना नहीं चाहती। अब दिन आता है 25 मार्च। इस दिन प्रोटेस्ट में करीब 6,30,000 लोग शामिल हुए और जिसमें डिफेंस मिनिस्टर गैलेट प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में बयान देते हैं और अगले ही दिन नेतन्याहू गैलेट को उनकी पोस्ट से हटा देते हैं। जब इंसान को तबाह होना होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और नेतन्याहू के साथ यही हुआ। गैलेट को हटाने की वजह से पूरे इजराइल में करीब 150 से ज्यादा हाईवेज
रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया। गैलेट के सपोर्ट में न्यूयॉर्क में इजराइल के काउंसिल जनरल आसफ जमीर ने भी रिजाइन कर दिया और कहा जो सही है उसके लिए खड़े हो और उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए लड़ो जिनमें मैं यकीन रखता हूं। अब आता है 27 मार्च, एक ऐसा दिन जिसे शायद नेतन्याहू कभी भूल ना पाए और इजराइल डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा दिन साबित हो। इस दिन इजराइल प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने पीएम नेतन्याहू को बुलाया और इजरायली लोगों की यूनिटी के लिए जुडिशियल रिफॉर्म को तुरंत रोकने के लिए कहा। लेकिन इसी बीच खबर आई कि लेबर फेडरेशन ने पूरे इजराइल में एक जनरल स्ट्राइक अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद लेबर यूनियन भी उसके साथ शामिल हो गई। हाईटेक इंडस्ट्रीज ने भी कंप्लीट शटडाउन कर दिया। इजराइल एयरपोर्ट ट्रेड यूनियन के लीडर ने भी एयरपोर्ट वर्कर्स को बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करने को कह दिया। इजराइल के डॉक्टर यूनियन ने भी हेल्थ केयर सिस्टम को फ्रीज कर दिया। यहां तक कि यूएसए और यूके में मौजूद इजराइल डिप्लोमेट्स ऑफिस को भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया और वो भी स्ट्राइक में शामिल हो गए। मतलब सबने ठान लिया कि देश पहले प्रधानमंत्री बाद में। देश की डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री के तानाशाही से ज्यादा जरूरी है। और इन सब का असर यह हुआ कि बढ़ते दबाव की वजह से नेतन्याहू घुटनों पर आ गए और जुडिशियल रिफॉर्म को 1 महीने के लिए डिले कर दिया। मतलब अभी पूरी तरह खत्म नहीं किया बल्कि डिले किया है। हालांकि प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब तक कानून पूरी तरह से खत्म नहीं होता प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन वो जो प्रो गवर्नमेंट वाली एक लॉबी होती है, इसे गवर्नमेंट के सारे काम अच्छे लगते हैं, वो प्रजाति सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं पाई जाती, जिसे लोग अंधभक्त के नाम से जानते पहचानते हैं, बल्कि विदेशों में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं, क्योंकि सपोर्टर्स तो हिटलर के भी हुआ करते थे। और 30 मार्च को कुछ वही अंधभक्त टाइप लोग प्रो गवर्नमेंट एजेंडे के साथ जुडिशियल रिफॉर्म के सपोर्ट में इजराइल की सड़कों पर मार्च करने निकल आए। लेकिन मेजॉरिटी पीपल अभी भी नेतन्याहू और उनके जुडिशियल रिफॉर्म के अपोज में उसी मजबूती के साथ खड़ी है। यह है इजराइल के लोगों का काबिले तारीफ काम जो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो हम क्या कर रहे हैं? शोभा यात्रा के नाम पर हेट स्पीचेस, वल्गर सॉन्ग्स, एंटी मुस्लिम स्लोगन्स, आगजनी, पत्थरबाजी, ओवरऑल धर्म के नाम पर एक दूसरे को चोट दे रहे हैं। और गवर्नमेंट में बैठे लोग भी धर्म के नाम पर आसान राजनीति कर रहे हैं, बगैर कोई काम किए इलेक्शन भी जीत रहे हैं। और लोग हैं जो धर्म के नशे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो डेमोक्रेसी की अहमियत जानते ही नहीं है, जो कि बड़े दुख की बात है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।